चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बस मुझे मैसेज करके थोड़ा सा बता देंगे तो मैं क्लियर हो जाऊंगा। नमस्कार अरविंद, आपका स्वागत है। यस सर, आ रही सर। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग का बेसिकली सेकंड लेक्चर है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का। और इस सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बेसिकली प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। लेकिन प्रेसिपिटेशन के पहले मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों से सॉल्व करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि वाटर बजट इक्वेशन को प्रैक्टिकली समझने के लिए कि रेनफॉल के लिए वो कैसे अप्लाई होती है, उसके लिए आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और उस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझना होगा कि वाटर बजट इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। तो मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। विद इन 1 मिनट अगर आंसर, पहला आंसर निकालना है आपको, केवल दूसरा आंसर नहीं। तो उसके अंदर दो चीजें पूछी गई हैं, पार्ट ए पार्ट बी, कनेक्टेड क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको केवल एक आंसर निकालने के लिए बोल रहा हूँ। आप मुझे पहला आंसर, फर्स्ट आंसर 1 मिनट के अंदर निकाल करके देंगे, ठीक है ना। मैं आपके सामने न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और, आपके बैच के अंदर आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। जब भी कभी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ तो आप जनरली कैलकुलेटर अपने संग रख के बैठा कीजिए और इस कैलकुलेटर का उपयोग आप अपने न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। यू कैन सी द न्यूमेरिकल ऑन स्क्रीन। मैं आपको समझा देता हूँ कि न्यूमेरिकल क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक छोटा सा कैचमेंट है और उस पर्टिकुलर कैचमेंट के अंदर जो एरिया है, वो एरिया आपको दे रखा है कि इस कैचमेंट का एरिया, लेट अस सपोज दैट 150 हेक्टेयर्स है। तो 150 हेक्टेयर को 150 इंटू 10⁴ से किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, रेनफॉल बोल रहा है, प्रेसिपिटेशन कितना, 10.5 सेंटीमीटर इन कितना 90 मिनट्स। तो ध्यान रखना बेटा, टाइम कितना हो गया अब आपका, 90 मिनट्स, ठीक है। तो क्या बोलता है, एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट द स्ट्रीम ड्रेनिंग द कैचमेंट वाज ड्राई बिफोर द स्टॉर्म। मतलब बिफोर द स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, जब ये स्टॉर्म, जब ये रेनफॉल स्टार्ट हुआ था उसके पहले कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ था, स्ट्रीम एकदम सूखी थी। इज दैट क्लियर और नॉट। और ये जो रेनफॉल है इसके बाद 10 आवर्स तक, कितने घंटे तक, 10 आवर्स तक आपको डिस्चार्ज मिलता है। और डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी मिलती है, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द स्ट्रीम वाज अगेन ड्राई आफ्टर द रेन runoff event. What is the amount of water which was not available to run off due to combined effect of infiltration, evaporation and transpiration? बहुत बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे करके बताएंगे, जल्दी, फास्ट। केवल पहला आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे, है ना। आपको फर्स्ट आंसर निकाल के देना है। गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग नवनीत। आपको सिर्फ, मुझे अच्छा लगेगा अगर एक या दो बच्चे चैट के अंदर आंसर मुझे निकाल के बताएंगे। 157.5 मीटर क्यूब, विशाखा का आंसर आ गया, ठीक है। मैं एक बार आंसर इसका आप लोगों के साथ मैच कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ न्यूमेरिकल, है ना। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है और बहुत इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। विशाखा का आंसर एकदम सही था, 157.5। नाउ सी वेरी क्लियरली, इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रेसिपिटेशन दे दिया गया था और प्रेसिपिटेशन देने के बाद हमसे ये पूछा था कि आप मुझे वो पर्टिकुलर पोर्शन बताइए जो लॉस हो गया। तो पर्टिकुलर पोर्शन कैसे निकाला जाएगा भाई, मैंने कल आप लोगों को समझाया हुआ है कि अगर हम कहीं भी वाटर बजट इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो वाटर बजट इक्वेशन हमेशा वैलिड होगी। जैसे कि अगर मैं टोटल प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेसिपिटेशन मेरा, अगर मैं टोटल प्रेसिपिटेशन की बात करता हूँ तो किसके बराबर होगा, वो रन ऑफ प्लस एल। एल के अंदर मैंने क्या ले लिया, ऑल दी लॉसेस ले लिए। ऑल दी लॉसेस मतलब रन ऑफ के अलावा, है ना, जो भी कुछ हुआ, चाहे वो एवापोरेशन हुआ हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो, चाहे वो ट्रांसपिरेशन हुआ हो, या फिर वो कुछ और हो गया हो, है ना। इन सब चीजों को मैंने काय में कंसीडर कर लिया है, लॉस में। इसका क्लियर और नॉट। तो जितना भी प्रेसिपिटेशन का वाटर आया, अगर वो कहीं स्टोर नहीं हुआ है क्वेश्चन के मुताबिक, अगर वो कहीं स्टोर नहीं हुआ तो या में जाना चाहिए या फिर लॉस में जाना चाहिए। प्रेसिपिटेशन माइनस और 10 घंटे के अंदर कितना डिस्चार्ज हो रहा है, 10 घंटे के अंदर हमें एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज मिलता है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमें 10 घंटे के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज मिलता है और उस डिस्चार्ज की वैल्यू है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड इन 10 आवर्स। तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, हाँ बड़े आराम से। वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान हो गया। रन ऑफ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रन ऑफ का वॉल्यूम हो जाएगा 1.5
मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 10R, और इंटू इस 10R को क्या में कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, तो 60 इंटू 60, ये क्या हो गया 1 घंटे में मिनट और 1 मिनट में सेकंड। क्लियर और नोट, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा मीटर क्यूब में वॉल्यूम, ठीक है ना, ये आपको क्या मिल गया मीटर क्यूब में वॉल्यूम। अब प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम कितना है बेटा, प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम कितना है, प्रेसिपिटेशन डेप्थ के टर्म्स में दिया हुआ है, देखो 10.5 सेंटीमीटर डेप्थ। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन इनटू व्हाट, एरिया ऑफ कैचमेंट। तो कैचमेंट का एरिया आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, है ना, वहां से आप निकाल दीजिए 10.5 और इंटू 10 टू दी पावर -2 से इसको काय में कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, और इसमें क्या कर दीजिए 150 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर का इंटू, तो यहाँ से आपको मीटर क्यूब में क्या मिल जाएगा प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम। मेरी बात सबको समझ में आती है, बहुत छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उसके अंदर कुछ भी ऐसा बाहर ही नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम निकाल लिया। प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम आपने कैसे निकाला, जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था सेम वही तरीका लगाया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट क्या किया आपने, रन ऑफ का वॉल्यूम निकाला, रन ऑफ का वॉल्यूम भी इसी तरह से निकाला जिस तरह से मैंने आपसे कहा, ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या किया, लॉस फाइंड आउट करने के लिए अपना लॉस प्रेसिपिटेशन में से रन ऑफ को माइनस करके निकाल लिया। तो आपका जो लॉस फाइनली निकल के आता है, वो आपका लॉस कितना निकल के आता है, वो आपका लॉस निकल के आता है यहाँ पर 103,500। ओके विशाखा, ये प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम था जो तुमने बताया था, है ना, तो करेक्ट आंसर इज 103,500 मीटर क्यूब। नाउ सी, उसने एक बात और पूछी हुई है, उसने पूछा हुआ है कि आप मुझे रन ऑफ अपॉन रेनफॉल का रेशियो निकाल के बताइए कि ये रेशियो कितना होगा। तो रन ऑफ अपॉन रेनफॉल का रेशियो निकाल दीजिए। रन ऑफ आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 54,000, है ना, 54,000 मीटर क्यूब, और रेनफॉल भी आप निकाल चुके 157,500 मीटर क्यूब। इससे क्लियर नोट, केवल आपको क्या करना है 54,000 अपॉन 157,500 इसे डिवाइड कर देना, वी विल गेट द रन ऑफ अपॉन रेनफॉल का रेशियो। इसे हम रन ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं, इसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाएंगे तब हम इस चीज को पढ़ेंगे। इसे हम लोग रन ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना, व्हाट इज इट, इट इज रन ऑफ कोफिशिएंट। मेरी बात समझ में आती है सब लोगों को? ओके, कोई चैट के अंदर मैसेज कर रहा है, मैं उसे देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। तो द करेक्ट आंसर इज 103,500 मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उनको बेसिक बजट बनाना नहीं आता है। बात बाकी जिन्होंने कल की क्लास ली हुई है उन बच्चों को मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, और अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रेसिपिटेशन। मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी दूंगा फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। आज मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास इतना स्टफ नहीं था, अभी मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आई होप कि आप लोगों को नोट्स सभी को मिल चुके होंगे, नोट्स आप लोगों को मेरे फर्स्ट लेक्चर के मिल गए होंगे, और इस लेक्चर के नोट्स भी मैं आज शाम को सेंड कर दूंगा, तो रात में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन का मतलब मैंने आप सभी को कल बहुत क्लियर किया था कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अगर हम वाटर की इनकमिंग देखें ग्राउंड पर फ्रॉम क्लाउड से जितना भी वाटर ग्राउंड के ऊपर आता है, अब वो चाहे जिस फॉर्म में आए, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो गैसेस फॉर्म में आए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में आए, और चाहे वो सॉलिड फॉर्म में आए, उन हर फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक बहुत वाइड वर्ड होता है ना, प्रेसिपिटेशन बहुत एक व्यापक शब्द है। प्रेसिपिटेशन के अंदर हम हर एक पर्टिकुलर उस फॉर्म को वाटर की कंसीडर करते हैं जो क्लाउड से कहां पर आ रही है, क्लाउड से नीचे जमीन पर आ रही है। तुम सभी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन। दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और दो सबसे ज्यादा जो मेजर फॉर्म होती है उनके नाम मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होंगे। एक नाम होता है रेनफॉल और दूसरा नाम होता है स्नोफॉल। इसका क्लियर हो नोट, दूसरा नाम होता है स्नोफॉल, है ना। पूरी दुनिया के अंदर सबसे दो जो मेजर फॉर्म है प्रेसिपिटेशन के, वो दो यही है। और अगर हम इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं तो केवल एक हो जाता है, कौन सा, रेनफॉल। हालांकि हमारे स्नोफॉल भी होता है, लेकिन स्नोफॉल हमारे केवल हिमालयन वैली में होता है। अगर हम हिमालयन वैली को छोड़ देते हैं, मतलब हिमालयन वैली मतलब जो पूरा लद्दाख का एरिया है और उसके ऊपर का जो एरिया है, उसके बाद हम नेपाल से लगा हुआ जो हमारा एरिया आता है ना, केवल वहीं पर स्नोफॉल होता है। और बाकी पूरे रीजन में अगर हम देखें तो जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की, दैट इज व्हाट, दैट इज रेनफॉल ओनली। हमारे यहाँ केवल रेनफॉल होता है बेटा, इसके अलावा और कोई फॉर्म हमारे यहाँ उतनी देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैं उन सभी फॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं प्रेसिपिटेशन की, और जिन फॉर्म्स के थ्रू वाटर जमीन पर आ सकता है। यहाँ पर इस फिगर के अंदर आपको कुछ चीजें दिखाई भी दे रही होंगी, रेन, स्नो, स्लीट, हेल। मैं इस फिगर के बाद लौट करके आऊंगा इसके ऊपर, तब लौट करके आऊंगा जब मैं आपको पूरी फॉर्म्स पढ़ा दूंगा और आपको ये सभी फॉर्म्स समझ में आने लगेंगी। ठीक है, नाउ सी क्लियरली, हम अगर दूसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके अलग अलग फॉर्म्स के साथ।
पहली जो फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन की, उस फॉर्म का नाम होता है रेनफॉल। जो पहली फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन की, उस फॉर्म का नाम होता है रेनफॉल। क्लियर नोट? सबसे बड़ी फॉर्म है, अगर हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो, है ना, सबसे बड़ी फॉर्म होती है। नाउ सी, रेनफॉल क्या होता है कि अगर जब भी कभी प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो, और वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म 0.5 mm से 6 mm के बीच में हो। रिमेंबर क्लियरली, है ना? 0.5 mm से छोटी वाटर ड्रॉपलेट होगी तो फिर वो रेनफॉल नहीं होगा, उसको फुआर बोलते हैं, ड्रिजल्स बोलते हैं, फुआर, है ना? और 6 mm से बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बेटा कभी हो नहीं सकती, इसलिए ये मैक्सिमम साइज दिया गया है। क्या होता है, जब वाटर को हम नीचे फेंकते हैं, जब वाटर मतलब फेंकते हैं मतलब उसका फ्री फॉल होता है, तो वाटर के अंदर क्या होता है कि अगर उसकी कोई बड़ी ड्रॉपलेट बनती भी है तो वो छोटी 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 न्यूमरस ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है ना, बड़ी ड्रॉप टूट जाती है। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है चारों तरफ से लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स। जो चारों तरफ से लगने वाला सरफेस टेंशन होता है, वाटर को कम से कम वॉल्यूम में रखना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, वाटर के अंदर एक प्रेशर जनरेट करता है, और उस प्रेशर की वजह से ड्यूरिंग फ्री फॉल वाटर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाती है। तो फिजिक्स का एक छोटा सा फैक्ट होता है कि कभी भी अगर हम वाटर को फ्री फॉल करवाते हैं एक ग्रेट हाइट के साथ, एक इनफाइनाइट लार्ज मीडियम के अंदर, तो कभी भी 6 mm से बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बन ही नहीं सकती, है ना? कभी भी 6 mm से बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बन ही नहीं सकती। कई बच्चों को ये पहले से पता भी होगा, जिन्हें साइंस अच्छे से पढ़ा होगा। खैर, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको इसे आगे के लिए याद रखना चाहिए। अभी अगर हम रेनफॉल के अंदर देखेंगे तो सेम हम इनफाइनाइटली लार्ज मीडियम ले रहे हैं, क्लाउड बहुत ऊपर होता है, इज दैट क्लियर और नॉट? उतने ऊपर से रेनफॉल आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ा मीडियम बनता है, और उस मीडियम के अंदर जब वाटर ड्रॉपलेट्स का फ्री फॉल होता है तो वो फ्री फॉल के दौरान कभी भी वाटर ड्रॉपलेट का साइज 6 mm से बड़ा नहीं हो पाता। तो एक बात आपको याद रखनी है, तो वाटर ड्रॉपलेट का साइज अगर 0.5 mm से 6 mm के बीच में होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट रेनफॉल। क्लियर नोट? नाउ रेनफॉल के अंदर बेटा 3 कैटेगरी होती है, तीनों कैटेगरी बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि पेपर के अंदर पूछी जाती है। 3 कैटेगरी कौन कौन से होती हैं? एक होता है लाइट रेनफॉल, एक होता है मॉडरेट रेनफॉल, और एक होता है हैवी रेनफॉल। अब यहां पर ये जो 3 कैटेगरी बन रही हैं सर, 6 mm इस फॉर्म ऑफ डाया और इस फॉर्म ऑफ रेडियस, देखो उसका साइज लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम साइज। अब अगर वो मैक्सिमम साइज के बारे में बात कर रहा है ना तो फिर कभी भी रेडियस हो नहीं सकती, ठीक है ना? अगर वो साइज बोल रहा है ना मैक्सिमम साइज, इसका मतलब वो कभी रेडियस हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, एक बात मेरी याद रखना, आप क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? अनुराग, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनुराग, है ना? ये कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बच्चों को एक छोटी सी बात याद रखने के लिए बोलता हूँ। असल में क्या होता है अनुराग, रेडियस और डायमीटर नाम का टर्म हमें वहां पर यूज करना चाहिए जहां पर हमारी चीजें एकदम परफेक्टली कैसी हों, स्फीयर के शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, परफेक्ट, जहां पर सर्कल होता है ना, लाइक दैट। देखिए मैं एक फिगर बना के बताता हूँ, है ना? जब आप एक ऐसा शेप लेकर के आते हैं ना अनुराग, तब वहां पर यूज होना चाहिए रेडियस और डायमीटर। लेकिन अनुराग क्या होता है, जब फ्री फॉल करवाते हैं ना तो वाटर ड्रॉपलेट का शेप ऐसा होता नहीं है। जो वाटर ड्रॉपलेट का शेप होता है ना वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है अनुराग, है ना? मेरे ख्याल से आपने कभी इस शेप को देखा भी होगा। अब मैं एकदम परफेक्ट शेप नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है अनुराग, लेकिन जब वाटर ड्रॉपलेट फ्री फॉल करती है तो परफेक्टली राउंड शेप में फॉल नहीं करती। अब अगर वो परफेक्टली राउंड शेप में फॉल नहीं करेगी ना अनुराग, तो हम यहाँ पर रेडियस और डायमीटर इन दो टर्म्स को यूज नहीं कर पाएंगे। हम क्या बोलेंगे कि वो जो भी ज्योमेट्री बन रही है, वो जो भी फिगर बन रहा है, उसकी लार्जेस्ट डायमेंशन कौन सी है? जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया तो उस फिगर के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि द लार्जेस्ट डायमेंशन इज दिस। तो यहाँ पर ये वाली डायमेंशन 6 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से अनुराग आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, है ना? आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर रेडियस और डायमीटर के टर्म्स में बातचीत नहीं की जाती, क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ठीक, तो आगे चलते हैं। नाउ सी, रेनफॉल के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, और वो 3 कैटेगरीज क्या होती हैं? लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल, ठीक है? अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो रेनफॉल की इंटेंसिटी के बेसिस पर है। अब क्वेश्चन आता है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या होती है? रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है कि यूनिट टाइम में कितनी रेनफॉल की डेप्थ, यूनिट टाइम में कितनी रेनफॉल की डेप्थ अर्थ पर, अर्थ की सरफेस के ऊपर या एक पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर आ रही है ना? तो रेनफॉल की डेप्थ अपॉन रेनफॉल का ड्यूरेशन, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? सेंटीमीटर पर आर और mm पर आर में, दोनों में इसकी वैल्यू को रखते हैं ना, सेंटीमीटर पर आर में और mm पर आर में, मतलब यूनिट टाइम में कितने वाटर की डेप्थ नीचे आ रही है, दैट इज नोन एज रेनफॉल इंटेंसिटी।
अब रेनफॉल इंटेंसिटी के बेसिस पर हमने रेनफॉल को तीन अलग पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर 2.5 mm पर आर तक की रेनफॉल हमें मिलती है तो हम उसको बोलते हैं लाइट रेनफॉल। अगर 2.5 mm पर आर से 7.5 mm पर आर तक मिलती है तो हमें मिलता है मॉडरेट रेनफॉल। और अगर हमें 7.5 mm पर आर से ज्यादा का रेनफॉल मिलता है तो हम उसको बोलते हैं हैवी रेनफॉल। ठीक है, नाउ सी क्लियरली, ये जो वैल्यूज हैं, है ना, ये आपको छोटे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। जैसे स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, इवन पीएससी भी जो होता है स्टेट का, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर कुछ पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए और आराम से ये याद हो भी जाता है। वो इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको रटने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम स्पेंड करना पड़े। 2.5 mm पर आर से कम, 2.5 mm पर आर से 7.5 mm पर आर तक, और 7.5 mm पर आर से ज्यादा। ठीक है, नो सी आगे चलते हैं थोड़ा सा, और दूसरी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को देखते हैं। प्रेसिपिटेशन की जो दूसरी फॉर्म है बेटा, उसका नाम होता है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब पता है आपको? ड्रिजल का मतलब होता है, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है ना? ड्रिजल का मतलब बेटा होता है, फुहार जो होती है ना, एक छोटी सी, मतलब एक बहुत छोटी 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 छोटी, ओके थैंक यू, बहुत छोटी 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 जो बूंदें होती हैं, जिसमें ना हमें मजा आता है। जिसमें हम बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं ना, तो आहा मजा आ जाता है, बहुत अच्छे से बाइक चलती है, बहुत मजा आ जाता है ना। लेकिन उसमें उतना गीले नहीं होते हैं, बहुत हल्की 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 छोटी 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 बूंदें रहती हैं। जैसे हम ग्लास देखते हैं तो ग्लास के ऊपर इस तरीके से पानी जम जाता है ना, यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया हुआ है। लेकिन वहां पर बहुत तेज रेनफॉल नहीं हो रहा होता है बेटा, उसको बोलते हैं ड्रिजल, है ना, हिंदी में उसको फुहार बोलते हैं। जिस रेनफॉल में हमको बड़ा आनंद आता है, जिसमें हमको बड़ा मजा आता है। ठीक है, नो सी, ड्रिजल को आप कैसे पहचानोगे कि वो ड्रिजल है? पहली बात तो मैंने आपको रेनफॉल के अंदर ही बता दी थी कि अगर रेन ड्रॉप का साइज, वाटर ड्रॉपलेट का साइज 0.5 mm से छोटा है तो। दूसरी बात, अगर उसका साइज 0.5 mm से बड़ा है, लेकिन उसका जो रेन उसका एक साइज अगर 0.5 mm से बड़ा हो गया तो वो क्या बन गया? रेनफॉल। तो पहले आपने कैसे पहचाना कि 0.5 mm से उसका साइज छोटा होना चाहिए। दूसरी बात, आपको उसको पहचानना है रेनफॉल की इंटेंसिटी के साथ। आपको उसको पहचानना है रेनफॉल की इंटेंसिटी के साथ। रेनफॉल की इंटेंसिटी के साथ कैसे? अगर उसकी रेनफॉल की इंटेंसिटी 1 mm पर आर से कम है ना, 1 mm पर आर से कम है, तो भी वो क्या होगी? ड्रिजल। और 1 mm पर आर से कम हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट है वो बहुत बड़ी हो जाती है। नाउ सी, मैं पिछली स्लाइड पर वापस जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि जो लाइट रेनफॉल होती है वो 1 mm पर आर से 2.5 mm पर आर तक होती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होता, ये भी बात सही होती है। सकते हो ना? 1 mm नीचे है, 1 mm पर आर के नीचे वो बन जाती है, 1 mm पर आर के नीचे वो रेनफॉल नहीं रहती। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखेंगे। नाउ फिर आगे चलते हैं। दो हमने फॉर्म पढ़ लिए। पहला फॉर्म हमने क्या पढ़ा? पहला फॉर्म हमने पढ़ा रेनफॉल का, तो रेनफॉल मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। और दूसरा फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा ड्रिजल का, तो ड्रिजल मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा। 0.5 mm का आपको एक डेप्थ, एक साइज याद रखना है, और 1 mm पर आर की आपको इंटेंसिटी याद रखनी है। अगला फॉर्म होता है ग्लेज। ग्लेज। अभी ये जो फिगर दिख रहा है ना बेटा, जिसमें घास ने अपने ऊपर आइसक्रीम पहनी हुई है, मतलब आइस पहनी हुई है, नॉट क्रीम, क्रीम यहाँ पर नहीं है थोड़ा सा। तो इस तरीके का आप लोगों को जो मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं ये देखने के लिए मिलेंगी। अगर कोई यूएस वगैरह कभी गया होगा ना कहीं, अगर कहीं पर कोई यूके वगैरह गया होगा जहाँ पर बहुत तेज ठंड पड़ती है, जहाँ पर टेम्परेचर -5 -4 डिग्री सेल्सियस जाता है और नीचे जाता है, तो वहां पर आपको चीज देखने के लिए मिलेगी। अगर इंडिया में भी आप मतलब ऊपर जाते हैं, अगर आप अपर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, तो वहां भी आपको ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, है ना। नो सी बेटा, ग्लेज क्या होता है कि लेट अस सपोज दैट जो हमारा वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ रहा है, मतलब वो या तो ड्रिजल्स के फॉर्म में आ रहा है या फिर रेनफॉल के फॉर्म में आ रहा है। वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ रहा है, और एकदम लिक्विड था जब तक नीचे आया, वाटर ड्रॉपलेट था। लेकिन जो ग्राउंड था ना, उस ग्राउंड का टेम्परेचर बहुत कम था। ग्राउंड का टेम्परेचर था लेट अस सपोज दैट -10 डिग्री सेल्सियस। अब जब वो ऊपर से आया तो ऊपर इतना कम जो एटमॉस्फेयर था उसके अंदर टेम्परेचर इतना कम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो ग्राउंड था उसका टेम्परेचर बहुत कम था, और ग्राउंड का टेम्परेचर कम होने की वजह से जैसे ही वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, तो ग्राउंड से कांटेक्ट में आते ही उसने क्या कर लिया? अपने आप को फ्रीज कर लिया। ऐसा क्लियर हो नॉट? उसने अपने आप को क्या कर लिया? फ्रीज कर लिया। तो जैसे ही वाटर की ड्रॉपलेट एक कोल्ड ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है और वहां पर फ्रीज होकर के आइस की कोटिंग फॉर्म कर लेती है,
तो उस आइस की कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेज। याद रखने के लिए बेटा, जी से ग्राउंड, जी से ग्लेज, जी से ग्राउंड, जी से ग्लेज। क्योंकि इसके बाद एक और कंफ्यूजिंग आ रहा है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो जी से ग्राउंड, जी से ग्लेज। ग्राउंड पर आकर के अगर रेनफॉल फ्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लेज। सब क्लियर और नॉट? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसको याद रखेंगे। अगला अगर हम देखते हैं तो अगला होता है स्लीट। इसका क्लियर नोट, यहाँ पर छोटे 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 आपको वाटर के फ्रीज्ड ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स दिख रहे होंगे। देखिए फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा बेटा, ये ओले नहीं है ना बेटा, ये ओले नहीं है। ओले मतलब हेल, HAIL। ओले और स्लीट में ओले और स्लीट में बेटा बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ओले और स्लीट में बेसिक डिफरेंस होता है कि जो स्लीट होता है वहां पर जो फ्रीज्ड ग्रेन्स होते हैं उनका साइज 5 mm से कम होता है, और अगर हम बात करते हैं हेल में तो वहां पर वो 5 mm से ज्यादा होता है। द बेसिक डिफरेंस, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, 5 mm से बड़ा होता है। और अगर हम फ्लीट के अंदर देखते हैं तो आइस ग्रेन का साइज 5 mm से कम होता है। फ्लीट क्या होता है उसमें मैं समझाता हूँ आपको। फ्लीट ओले नहीं होता, पहले इस बात को ध्यान रखेंगे ना। फ्लीट क्या होता है, ये भी हमारे यहाँ नहीं होता, इंडिया में ये भी बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। फ्लीट क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, बड़े आराम से मस्ती से गाना सुनते हुए ईयरफोन लगाकर वो बढ़िया घूमते हुए आ रही थी नीचे। लेकिन रास्ते में क्या हुआ बेटा, उनको किसी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा, एक बहुत ही ठंडे ग्राउंड, एक बहुत ही ठंडे एटमोस्फेयर ने पकड़ लिया। पिछले केस में क्या होता बेटा, ग्लेज में वो बड़े आराम से आई थी, लेकिन जब नीचे आई तो नीचे आकर उनको पकड़ा गया। किसने पकड़ा, ठंडे ग्राउंड में। लेकिन अभी क्या हुआ, जब वो फ्री फॉल कर रही थी तो वहां पर एटमोस्फेयर का एक पर्टिकुलर पोर्शन ऐसा था कि जिसका टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। ऐसा क्लियर नॉट? और वो उस ठंडे, एकदम ठंडे एटमोस्फेयर से, एकदम फ्रीजिंग एटमोस्फेयर से गुजरी। तो वो जो रेन ड्रॉप थी ना बेटा, वो रेन ड्रॉप क्या हो गई, वो फ्रीज हो गई। और जैसे ही वो रेन ड्रॉप फ्रीज हुई तो आइस के ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गई, जो ग्रेन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वो आइस के ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स नीचे गिरने लगे, एकदम नीचे आने लगे। इसका क्लियर हो नॉट? और नीचे आकर वो आपको इस तरीके से ग्रेन्स दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लीट। ऐसे स्लीट, ऐसे स्काई, स्लीट, ऐसे स्काई। स्लीट अलग नहीं होते, मोर और लेस दे आर सेम। वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, उसको ग्लेज बोलते हैं। और अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की फ्रीजिंग स्काई में फ्री फॉल के दौरान हो जाए तो हम उसको स्लीट बोलते हैं। स्लीट का स्लीट का मैक्सिमम साइज याद रखेंगे। जो मैक्सिमम साइज होता है, जो उसका डायमीटर होता है, वो 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर नॉट? नॉसी। आगे चलते हैं। अगला है स्नोफॉल, नॉसी। एक छोटा सा आप लोगों को बेटा फिगर मत देखो ज्यादा, है ना, जो भी बच्चे देख रहे हैं फिगर से अपनी आंखें हटाओ बेटा, जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। सबकी आंखें फिगर के ऊपर पहुंच गई लड़कों की। देखो बेटा, मैं आपको दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्नो एंड आइस, है ना, स्नो एंड आइस। बेटा तुम मानोगे नहीं, है ना, अब थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना बेटा, ये तो समझोगे नहीं। सी, स्नो एंड आइस। बेटा स्नो और आइस क्या होता है, स्नो, वॉइस कट रही है, बहुत कट रही है, बस मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही है कि क्लियर? ओके, क्लियर आ रही है। आप लोगों के नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी फिर रिफ्रेश करें। स्नो और आइस, इन दो चीजों में थोड़ा सा अंतर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू रूपाली। इनके दोनों, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर करने की कोशिश कीजिएगा कि स्नो क्या होता है और आइस क्या होता है ना। नो सी, मेरे ख्याल से स्नो और आइस, इसमें कभी आपने इसके वाले डिफरेंस किया नहीं होगा, मैं आपको डिफरेंस करके बताता हूँ, है ना। क्या होता है, आपने इन दोनों चीजों को देखा है, स्नो को भी देखा और आइस को भी देखा है। जब आप ना फ्रीजर खोलते हैं तो अभी तो खैर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के फ्रीजर्स आ रहे हैं, मतलब फ्रीजर जहाँ पर बर्फ जमाते हैं ना अपन फ्रिज के अंदर, तो अभी तो जो आ रहे हैं वहां पर तो अब गैस से कूलिंग होती है, तो अब तो ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम पहले के जमाने में देखें, जब हम छोटे थे, तो जो फ्रीजर होता था वो स्टील का होता, मतलब स्टील का मतलब मेटल का होता था, एल्यूमिनियम के, स्टील का रहता था। और हम देखते थे कि जब हम उसको 2-3 दिन बाद देख खोलते थे तो उस पर चारों तरफ एक कोटिंग जम जाती थी, और वो बड़ी सॉफ्ट होती थी। हम उसको ऐसे करके लेते थे तो हमारे हाथ में आ जाती थी, एकदम रुई की तरह सॉफ्ट होती थी, उसकी जो ऊपर की लेयर होती थी, दैट वाज द स्नो। और आपकी ट्रे में जो सॉलिड जमता था ना, दैट वाज द आइस। और पहले वाले फ्रीजर में क्या होता था बेटा, आपकी जो ट्रे में आइस जमती थी ना, उस ट्रे के ऊपर भी एक बिल्कुल पतली सी लेयर जमती थी, बड़ी सॉफ्ट होती थी, हाथ अगर उसके ऊपर फैलाते तो सफेद सफेद आपके हाथ में आ जाती थी, दैट वाज स्नो। अब स्नो और आइस में अंतर क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करना बेटा। वेपर जब भी फ्रीज होती है तो स्नो बनती है, और वाटर की लिक्विड फॉर्म जब भी फ्रीज होती है तो वो आइस बनती है। बहुत अच्छा, फिर मेरी बात को याद रखना, है ना।
अगर वाटर की गैसियस फॉर्म, दैट इज व्हाट, वेपर, वेपर कभी भी फ्रीज होती है ना बेटा, तो वो फ्रीज होके स्नो बनती है। और अगर आइस, अगर लिक्विड फॉर्म, वाटर की लिक्विड फॉर्म कभी फ्रीज होती है तो वो फ्रीज होके आइस मतलब सॉलिड फॉर्म बनती है। अब जब आपने ट्रे रखा था ना फ्रीजर के अंदर, तो वहां पर क्या हुआ था कि जो ट्रे के अंदर पानी था बेटा, ट्रे के अंदर पानी का टेम्परेचर कैसा था, ट्रे के अंदर पानी का टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और आपने उसको फ्रीजर के अंदर ठूस दिया। अब फ्रीजर के अंदर ट्रे के चारों तरफ का जो माहौल था, माहौल, उस माहौल का टेम्परेचर कितना था, उस माहौल का टेम्परेचर माइनस में था, -5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, जितना भी आपने सेट करके रखा हो। तो जो ट्रे के अंदर पानी भरा हुआ है ना बच्चों, ट्रे के अंदर का पानी उसके चारों तरफ के माहौल के कंपैरिजन में गर्म है ना, गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि उसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, और वो 28, 35 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप रात में जाते हैं ना नदी के किनारे घूमने ठंडों में, तो आपने देखा होगा लेक में से धुआं उठ रहा है। धुआं नहीं होता बेटा, वेपर होती है ना, वेपर होती है। अनपढ़ गंवारों की तरह मत बोला करो धुआं उठ रहा है, धुआं नहीं होता बेटा, वेपर उठती है। रीजन वही होता है, चारों तरफ का माहौल बहुत ठंडा हो जाता है, नीचे जो लेक का पानी होता है वो लेक के पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, तो वहां पर वेपर उठना चालू हो जाती है, क्योंकि वहां पर एवापोरेशन चालू हो जाता है ना। चारों तरफ के माहौल के कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर पानी गर्म है। सिमिलरली कहां पर हुआ, फ्रिज में हुआ, तो वेपर निकलने लगी। वो वेपर निकल के कहां चिपक गई, फ्रीजर में चारों तरफ, तभी क्या स्टार्ट हो गई, फ्रीजिंग। तो चारों तरफ चिपकी थी ना फ्रीजर में वेपर, वो फ्रिज होके क्या बनी, वो फ्रिज होके बनी स्नो। क्लियर हो नॉट? और ट्रे के अंदर जो पानी था वो फ्रिज होके बना आइस। क्लियर हो नॉट? तो मेरे ख्याल से स्नो और आइस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब अपन स्नोफॉल के ऊपर बात करते हैं बेटा। अब आप इस चित्र को देखिए अच्छे से, है ना। ये देखो स्नो एकदम सॉफ्ट दिखाई दे रही है बेटा, रुई की तरह। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसकी डेंसिटी रेंज करती है 0.05 ग्राम पर सीसी से लेकर के 0.15 ग्राम पर सीसी। किसकी स्नो के बारे में बात कर रहा हूँ, स्नो के बेसिकली डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसकी एवरेज वैल्यू जो ली जाती है बेटा, इसकी एवरेज वैल्यू ली जाती है 0.1 ग्राम पर सीसी, बहुत कम, क्योंकि गैसियस फॉर्म है ना, इसलिए बेसिकली गैसियस फॉर्म है ना, इसलिए। नाउ सी क्लियरली, नाउ सी क्लियरली स्नोफॉल होता कैसे, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने, आप लोगों में से जितने लोग उत्तराखंड के होंगे, मैक्सिमम बच्चे मेरे ख्याल से उत्तराखंड या आसपास के होंगे, तो आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से देखा होगा कि मसूरी में बहुत स्नोफॉल होता है ना। और आप में से मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से वहाँ गए भी है ना, वो तो कई बच्चे मेरे ख्याल से गए होंगे, नहीं बच्चे देहरादून। नो सी, स्नोफॉल होता है ना बेटा गोरखपुर में, या फिर वो स्नोफॉल लखनऊ में क्यों नहीं हो रहा, उसका बेसिक रीजन क्या है, जो मसूरी है ना वो बहुत ऊपर है। जो मसूरी है वो बहुत ऊपर है। आपने देखा होगा जब जाते होंगे तब आपको पूरी हिल पर चढ़ना पड़ता होगा, हिल के ऊपर जाना पड़ता होगा। तो बेटा क्या था, लेट अस सपोज दैट कि एक बड़ी हिल थी, इतना क्लियर हो ना। सी, अब हिल पर क्या होता है बेटा, एकदम टेम्परेचर सडन डाउन हो जाता है ना। टेम्परेचर के अंदर एक सडन फॉल आता है, सडन फॉल। आपने देखा होगा जब मसूरी जाते हैं, तो जब आप देहरादून में रहते हैं ना तब आपको उतनी ठंड नहीं लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे आप मसूरी पहुंचते हैं ना तो एकदम कड़ाके की ठंड लगने लगती है। मतलब स्वेटर वाटर पहनना पड़ जाता है, एकदम जर्सी वर्सी पहननी पड़ जाती है, कोट वोट पहनना पड़ जाता है, इतनी ठंड हो जाती है, सडन होती है, और सडन टेम्परेचर के अंदर फॉल होता है ना। आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सभी ने इस चीज को फील किया हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने। तो टेम्परेचर के अंदर एक सडन फॉल होता है बच्चों। अब टेम्परेचर के अंदर सडन फॉल होने की वजह से क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या था, एक पर्टिकुलर क्लाउड था, और वो पर्टिकुलर क्लाउड आ रहा था, ना, ये पर्टिकुलर क्लाउड था, और ये पर्टिकुलर क्लाउड इस डायरेक्शन में आ रहा था। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में आया तो इसमें यहाँ पर हिल मिली, तो ये हिल के किनारे किनारे, हिल के किनारे किनारे ऊपर चढ़ने लगा। अब क्या था बेटा, इस क्लाउड को पता नहीं था कि ऊपर एकदम ठंड हो जाएगी, नहीं तो बेचारा स्वेटर वाटर पहन के आता, बेचारा कुछ कोट वोट पहन के आता, कुछ व्यवस्था करता अपनी, है, नहीं तो कुछ लकड़ी मकड़ी रख के लाता कि आग बाग ताप लूँ, कुछ जला लूंगा जिससे थोड़ा सा मेंटेन कर सकूं हीट। पर उसको पता ही नहीं था, वो स्वेटर वाटर भी लेके नहीं आया, और वो क्लाउड अपनी मस्ती में चलता चला जा रहा ऊपर, धीरे 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 पहाड़ के सारे ऊपर उठता चला जा रहा। जैसे ही ये इस पहाड़ के ऊपर पहुंचता है, तो इस पहाड़ के ऊपर इसका जो टेम्परेचर है वो सडन डाउन होता है, सडन। और वो इतना तेजी से डाउन होता है कि इस पर्टिकुलर क्लाउड को कंडेंस होने का भी मौका नहीं मिल पाता। कंडेंस होने का मौका नहीं मिल पाता मतलब, कंडेंस मैंने आपको बताया था एवापोरेशन का उल्टा। एवापोरेशन मतलब वाटर से वेपर, कंडेंसेशन मतलब वेपर से वाटर। तो इसको कंडेंस होने का मौका भी नहीं मिल पाता, और ये पूरा का पूरा क्लाउड क्या हो जाता है बेटा, फ्रीज हो जाता है। और क्योंकि क्लाउड था, क्लाउड मतलब किसके फॉर्म में था, ये वेपर के फॉर्म में था। वेपर किसका फॉर्म होता है बेटा, वेपर होता है गैस का फॉर्म।
और बेटा आपने किसकी फ्रीजिंग करवाई है? आपने वेपर मतलब गैस की फ्रीजिंग करवाई है, तो रिजल्ट क्या हो जाता है? स्नो। और यहाँ पर क्या क्या गिरने लगता है बेटा? स्नो गिरने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसीलिए बेटा लखनऊ में या भोपाल में या दिल्ली में स्नोफॉल नहीं होता, क्योंकि वहां पर सडन फॉल नहीं है टेम्परेचर के अंदर, है ना। क्लाउड वहां पर प्रॉपरली कंडेंस होता है। अगर टेम्परेचर कम होता है ना बेटा, तो धीरे धीरे कम होता है। ऐसा नहीं होता कि अभी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, आप थोड़ा सा आगे गए और वहां पर आपको टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस मिल गया। ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हिल स्टेशन होते हैं ना, वहां पर बिल्कुल ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा आगे चलोगे ना 25-30 किलोमीटर, तो 25-30 किलोमीटर में आपको एकदम सडन फॉल मिलेगा टेम्परेचर का। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी लोगों को। तो जो दीदी खेल रही है ना बेटा फिगर के अंदर, ये दीदी किसी हिल स्टेशन पर है। ये कहीं भी हिल स्टेशन के नीचे हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर कभी स्नोफॉल हो ही नहीं सकता। क्लियर और नॉट? हिल स्टेशन पे क्या होगा? क्लाउड जाएगा, और क्लाउड को क्या होगा? बिना बताए फ्रीजिंग करवा दी जाएगी, एकदम सडन फ्रीजिंग हो जाएगी उसकी। इसलिए वहां पर क्या होगा बेटा? स्नोफॉल होगा। तो स्नोफॉल मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आता है। और स्नो और आइस के बीच में भी अंतर आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम लास्ट फॉर्म को देखते हैं, जिसका नाम होता है हेल। हेल का मतलब होता है ओले। ओले तो मेरे ख्याल से आप सभी ने देखे होंगे। आप सभी ने, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसने ओले नहीं देखे होंगे। ओके, सब बच्चों ने ओले देखे होंगे। अब एक बात बताओ, ये जो हेल का प्रेसिपिटेशन होता है, ये किस मंथ में होता है जनरली? किस मंथ में होता है, किस सीजन में होता है? कोई बता सकते हैं चैट में लिख करके? बेटा हवा में मत बताना, है ना। हवा में मत बताना बेटा। कोई बता सकते हैं बेटा चैट में लिख करके? बेटा एक हाथ मैसेज कर दो बेटा, रात में नींद अच्छी आएगी। जून में नहीं होता रमन, हो ही नहीं सकता। कभी कभार हो गया होगा एक आध बार, दिसंबर जनवरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। निवेदिता, वेरी गुड, वेरी गुड। देहरादून में कभी भी हो जाता है भैया। देहरादून से मुझे बड़ा डर लगता है यार, है ना। अब कभी भी वाली बात नहीं है। कभी कभार मतलब 10-12 साल में एक आध बार कभी किसी दूसरे मंथ में हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम मंथ होंगे ना, वो होंगे दिसंबर और जनवरी के। फरवरी में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम मैक्सिमम ओले गिरते हैं ना बेटा, वो गिरते हैं दिसंबर और जनवरी में। अब आगे से इसको तुम लोग देखना, है ना, आगे से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हाँ, जनवरी हो सकता है, नवंबर बिल्कुल हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है। अब अपन इस बात को समझते हैं कि दिसंबर जनवरी में ही क्यों ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है, वहीं पर ये क्यों गिरता है। दिसंबर और जनवरी क्या है ना बेटा, अपने इंडिया के अंदर विंटर सीजन होता है। नो, व्हाट इज विंटर सीजन? रिमेंबर, ये वो सीजन होता है जब हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। और टेम्परेचर बहुत कम अगर हो गया तो दिक्कत क्या होती है? जो हमारा क्लाउड ऊपर से आ रहा होता है, वो पर्टिकुलर क्लाउड कंडेंस होते 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 टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी फ्रीजिंग हो जाती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जब वो कंडेंस हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वाटर में कन्वर्ट होते ही उसकी फ्रीजिंग चालू हो जाती है। और फ्रीजिंग होने की वजह से वो आइस के लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो आइस के लम्स होते हैं वो नीचे टपकने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। दैट इज मच हेल। हेल इतना खतरनाक होता है कि इस दुनिया के कई पार्ट्स में हेल की वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इंडिया में भी होती है, इंडिया में भी होती है। मतलब कई गाड़ियों के शीशे फूट जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है, जिनको शेल्टर नहीं मिलता ना आसपास, और एकदम तेजी से ओले गिरने लगते हैं। क्योंकि ओलों का जो साइज होता है, हिल का जो साइज होता है, वो साइज कितना बताया जा रहा है यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर। अभी 15 सेंटीमीटर आप समझ पा रहे हो कितना? 15 सेंटीमीटर आपकी समझ में आ रहा है बेटा? 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 15 सेंटीमीटर की स्केल बेटा मेरे ख्याल से सबने देखी होगी। 15 सेंटीमीटर का हेल थोड़ा सा रेयर है। 15 सेंटीमीटर का हिल थोड़ा सा रेयर है, लेकिन होता है। 15 सेंटीमीटर की स्केल आप सभी ने मेरे ख्याल से देखी होगी। और उतना बड़ा पार्टिकल गिरता है, जो नॉर्मल पत्थर होता है ना, इससे बड़ा साइज होता है। और जब ये किसी आदमी के ऊपर लगता है ना बहुत तेजी से, तो उस आदमी का पूरा सिर फट सकता है, या उसको बहुत गंभीर चोट लग सकती है, और उस आदमी की मौत भी हो सकती है उसी जगह पर। और हेल की वजह से अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो कई लोगों की मौत हुई है हेल प्रेसिपिटेशन के अंदर। तो हेल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? सीधे सीधे आइस का प्रेसिपिटेशन होना। और आइस का प्रेसिपिटेशन होना मतलब पहले कंडेंसेशन हो चुका है क्लाउड का कंडेंसेशन होने की वजह से वो जो पर्टिकुलर वाटर था, वो वाटर काय में कन्वर्ट हो गया आइस में, और आइस का सीधे सीधे नीचे प्रेसिपिटेशन हुआ। तो स्नोफॉल में और हेल में मेरे ख्याल से बेसिकली आपको समझ में आता होगा अंतर क्या होता है। अगर हम स्नोफॉल की बात करते हैं तो वहां पर वेपर की फ्रीजिंग होती है, और अगर हम हेल की बात करते हैं तो वहां पर वाटर की फ्रीजिंग होती है। द बेसिक डिफरेंस। स्लीट और हेल में साइज का डिफरेंस है क्या सर? बिल्कुल, स्लीट और हेल में साइज का ही डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। जो स्लीट होती है, स्लीट की फ्रीजिंग
हेल के बाद होती है। हेल क्या होता है? क्लाउड कंडेंस होने के तुरंत बाद फ्रीज हो गया। जो हमारा क्लाउड था वो थंडरस्टॉर्म की वजह से जैसे ही वहां पर क्लाउड का कंडेंसेशन हुआ, जब भी वो वाटर बना तो तुरंत वो फ्रीज हो गया। और जो फ्लीट था उसमें रेन ड्रॉप्स नीचे फॉल कर रही थी और ड्यूरिंग फॉलिंग वो फ्रीज करती हैं, और उसमें केवल साइज का अंतर है और कोई अंतर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दोनों जगह आइस होती है, दोनों जगह आइस का ट्रांसपेरेंट टाइप ग्रीन होता है और कोई इसके अंदर अंतर नहीं होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हेल और स्नो ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। बच्चों को इन्हीं दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों 6 टोटल फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की। मैं एक बार फिर से आपके सामने इनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने रेनफॉल पढ़ा है ना, याद कर लीजिए रेनफॉल क्या होता है, तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोगों ने ड्रिजल्स पढ़ा है ना, ये भी याद कर लीजिए, भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोगों ने ग्लेज पढ़ा है ना, जी से ग्राउंड, जी से ग्लेज। उसके बाद बेटा आप लोगों ने स्लीट पढ़ा, एस से स्लीट, एस से स्काई। उसके बाद आप लोगों ने स्नोफॉल पढ़ा और लास्ट में आप लोगों ने हेल पढ़ा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 6 के 6 फॉर्म प्रेसिपिटेशन के समझ में आते होंगे। जितनी चीजें आती हैं मैंने आपको उससे ज्यादा पढ़ाई है ना, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, एकदम मस्त तरीके से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतने को याद रखें। इसके अलावा उतना ज्यादा टेंशन ना लें, उतना ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ सी, अभी इन 6 फॉर्म्स को पढ़ने के बाद अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, और अगला टॉपिक बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है वेदर सिस्टम फॉर प्रेसिपिटेशन। मतलब प्रेसिपिटेशन होने के लिए अभी जो बच्चे कल कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना थोड़ा एडवांस में, आज उन सभी की सभी शंकाओं का समाधान होगा। और अगर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, जब हम क्लास के लास्ट में शंका समाधान सत्र रखेंगे तो उसके अंदर आप अपनी शंका पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो वेदर सिस्टम फॉर प्रेसिपिटेशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं जिसके फॉर्मेशन की वजह से पानी गिरता है, जिसके फॉर्मेशन की वजह से रेनफॉल होता है या प्रेसिपिटेशन की कोई भी फॉर्म वहां पर होती है। सी, बेसिकली सभी सिस्टम में एक बात बहुत नॉर्मल सी रहेगी, और वो कॉमन नॉर्मल बात क्या है? वो नॉर्मल और कॉमन बात ये है कि जो वेपर का ग्रुप है जिसे हम क्लाउड बोल रहे हैं, वो कहां से उठा है बेटा? वो उठा है एक ओशियन में से, तक ना, और ओशियन में से उठने के बाद वो विंड की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब कहीं पर अगर उसका कंडेंसेशन हो जाता है, कहीं पर अगर उसका कंडेंसेशन हो जाता है, ये देखो बेटा कंडेंसेशन नीचे लिखा हुआ है, अगर कहीं पर उसका कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या बेटा? देखो नीचे लिखा हुआ है, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस फेज टू लिक्विड फेज and is the reverse of vaporization or evaporation. Is that clear or not? It is the perfect definition of condensation. कोई पूछ रहा था ना, तो मैंने उसको इशारे में ये डेफिनेशन समझाने की कोशिश की थी। एक और चीज बताता हूँ बेटा, कंडेंसेशन आपको समझ में आएगा है ना। एक और चीज बताता हूँ बेटा, कंडेंसेशन आपको समझ में आएगा है ना। ये देखो, ये कंडेंसेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे बेटा, और कोल्ड ड्रिंक पीते 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 आप किसी से बात करने लगे और कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने पे रख दी। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर बाहर से पानी जम गया। अब बेटा पानी अंदर से तो आया नहीं है कि अंदर का पानी चू रहा है और अंदर का पानी चू चू करके बाहर आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा बेटा। ये जो पानी है, ये पानी कहां से आया बेटा? जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर इस पर्टिकुलर बोतल के कांटेक्ट में जब आई, तो इस पर्टिकुलर बोतल के कांटेक्ट में आने पर उस पर्टिकुलर एयर के अंदर गैसियस फॉर्म में मौजूद मॉइस्चर किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ, जब भी कभी बारिश होती है या फिर गर्मी होती है और आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का एसी बहुत तेज चला देते हैं, अपनी गाड़ी का एसी बहुत तेज चला देते हैं, तो आपके शीशों पर, आपकी खिड़की पर और आपके मिरर, जो आपका सामने ग्लास होता है गाड़ी का, उस ग्लास के ऊपर आपने देखा होगा, उस ग्लास के ऊपर वाटर वेपर जम जाती है। उन वाटर वेपर्स को आप कभी कभी अपने हाथ से अलग अलग उसके ऊपर कुछ भी बनाते रहते हो ना, नाम लिखते रहते हो, वो भी किसका एग्जांपल होता है बच्चों? वो भी एग्जांपल होता है कंडेंसेशन का। वो भी एग्जांपल होता है कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर वाटर अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्लियर नोट? तो अगर कहीं पर क्लाउड की एडियाबेटिक कूलिंग हो जाए, और एडियाबेटिक कूलिंग होने की वजह से, एडियाबेटिक क्या होता है तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा कि जब भी कभी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, अगर किसी चीज का टेम्परेचर कम होता है ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से किसी चीज का
जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, हीट के अंदर रिडक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग बोलते हैं। जनरली एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टर्म है, और आप लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से। तो अगर हमें प्रेशर चेंज होने की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से कभी भी कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड के अंदर कंडेंसेशन देखने को मिलता है, तो उस कंडेंसेशन की वजह से वो क्लाउड वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, और वो लिक्विड की फॉर्म क्या होती है, नीचे गिरने लगती है। अब ये कैसे होगा हम लोग समझेंगे, है ना, अलग अलग टाइम के वेदर सिस्टम्स के अंदर। तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। अब ये चीजें कैसे बनेंगी, ये कंडेंसेशन कैसे होगा, प्रेशर चेंज कैसे आएंगे, है ना, इन चीजों को समझने की हम लोग कोशिश आगे करेंगे। सी, जो सबसे पहला फॉर्म होता है, इवन 3 फॉर्म को पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। जो पहला फॉर्म होता है ये होता है कन्वेक्टिव, जो दूसरा फॉर्म होता है ये होता है साइक्लोनिक, और जो लास्ट फॉर्म होता है ये होता है ऑरोग्राफिक। नाउ सी क्लियरली, ये जो पहला फॉर्म है, इस पहले फॉर्म के बारे में याद रखेंगे कि कन्वेक्टिव का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये चीजें पूछी भी जाती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। साइक्लोनिक का मतलब प्रेशर डिफरेंस, और ऑरोग्राफिक का मतलब कोई भी जियोलॉजिकल फीचर। मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। कन्वेक्टिव का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, साइक्लोनिक में प्रेशर डिफरेंस, और जियोलॉजिकल में ऑरोग्राफिक में जियोलॉजिकल फीचर। अब ये 3 चीज होती क्या है, इन चीजों को हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सी, सबसे पहले देखते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। नाउ सी, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, उस फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एयर मास था, और वो एक पर्टिकुलर एयर मास सी में से निकला, और सी में से निकल के वो आगे चलने लगा, ठीक है, और सी में से चल के वो आगे जाता जा रहा था, आगे चलता चला जा रहा था, आगे चलता चला जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, जो सन था, उस सन ने क्या किया, अपनी हीट डाली, और उस हीट की वजह से क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर था, ये वाटर वेपर गर्म हुआ। सन की जो हीट आ रही थी, उस हीट की वजह से वाटर वेपर क्या हुआ, गर्म हुआ। और वो पर्टिकुलर वाटर वेपर अगर गर्म हो गया और सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर होने पर वो पर्टिकुलर वाटर वेपर ऊपर उठने लगता है। क्योंकि क्या होता है, जो गर्म चीजें होती है ना, वो हल्की हो जाती हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो वेपर का मास है, वो सन की हीट लेके गर्म हुआ, और सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो ऊपर उठने लगा, लिफ्ट होने लगा। और जैसे जैसे वो लिफ्ट होने लगा, वैसे वैसे क्या होने लगा, उसका टेम्परेचर अब कम होने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो ऊपर उठा किसकी वजह से, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चलता चला गया, तो हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर कम होता है, ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। जो भी हिल स्टेशन होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो चीज जितनी ज्यादा नीचे होती है अर्थ की सरफेस पर, वो उतनी ज्यादा गर्म होती है। तो वो पर्टिकुलर क्लाउड ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठते उठते एक पर्टिकुलर ऐसी डेप्थ पर पहुंच गया जहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस इतना, उसका टेम्परेचर इतना लो हो गया कि उसके अंदर क्या हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। और अगर उसका ऐसे कंडेंसेशन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्लियर हो ना? बेसिक जो यहाँ पर पूरा मैंने उसको बहुत से लिखा हुआ है, तो आप उसको बहुत से पढ़ भी सकते हैं। बेसिक जो आपको कुछ चीजें इसके अंदर याद रखनी है, और वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो कंडेंसेशन होगा क्लाउड का, वो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर उठने की वजह से होगा। और क्लाउड एक एल्टीट्यूड पर क्यों उठेगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए वो क्लाउड हल्का हो जाएगा सराउंडिंग एयर के कंपैरिजन में, और हल्का होने की वजह से वो ऊपर लिफ्ट करने लगेगा, और एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचकर कंडेंस होकर अपने पानी को नीचे गिरा दिया। ऐसा क्लियर हो? तो फर्स्ट मिलता है हमको कौन सा, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अगला दोस्तों कौन सा होता है, अगला होता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक के अंदर क्या होता है, साइक्लोनिक के अंदर होता है प्रेशर। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा, अगर कहीं पर वार्म एयर आ रही है, और वो वार्म एयर कहीं पर किसी कूल एयर से टकरा जाती है, इससे क्लियर हो? और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर देखें, तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर वार्म एयर आ रही थी, और यहाँ पर मेरी कूल एयर आ रही थी। तो क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर कूल एयर है और ये जो वार्म एयर है ना, इसमें से अगर हम प्रेशर देखें तो किसका जाता है, वार्म एयर का प्रेशर थोड़ा सा जाता है। अब ये वार्म एयर क्या करती है, अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस कूल एयर के अंदर घुसना चाहती है, और ये क्या करने लगती है, इस रीजन के अंदर एक सर्कुलर मोशन इस तरह से डेवलप कर लेती है। सर्कुलर मोशन करते हुए जैसे जैसे अपना प्रेशर रिलीज करती जाती है, वैसे वैसे कहाँ लिफ्ट होती जाती है, ऊपर लिफ्ट होती जाती है। और जैसे जैसे ऊपर लिफ्ट होती जाएगी, एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचेगी, और एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने की वजह से अगेन इसका कंडेंसेशन होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस, मतलब उसका टेम्परेचर लो होता जाएगा जितना ऊपर उठती चली जाएगी।
और उसका जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से वो नीचे बरसने लगेगी। अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड एयर होती नहीं है ना उतनी। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां पर तो बर्फबारी होती है भयंकर, वहां पर बहुत कोल्ड एयर होती है। तो जब समुद्र में से गर्म हवा आती है, मतलब गर्म हवा का मतलब क्या, क्लाउड, जो वेपर का ग्रुप आता है, वो वेपर का ग्रुप जब किसी ठंडे रीजन के अंदर पहुंचता है और वो स्ट्राइक करता है किसी भी ठंडे एयर मास को, और उन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से एक सर्कुलर मोशन चालू हो जाता है, और सर्कुलर मोशन में वो पर्टिकुलर जो वार्म एयर मास है, जो क्लाउड है, वो ऊपर पहुंच के कंडेंस होता है और बरसता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का जो कॉज है, दैट इज व्हाट, साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन एक सर्कुलर मोशन है विंड का, जिसकी वजह से एक वेदर सिस्टम फॉर्म हो रहा है। अब ये बहुत बड़ा होता है। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है सर्कुलर मोशन का, वो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक होता है डायमीटर। 100 किलोमीटर बहुत नॉर्मल बात है। ये साइक्लोन इतने डेंजरस होते हैं कि पूरे के पूरे मकान को खत्म कर देते हैं। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, यूएस के तो बहुत सारे वीडियोस हमें देखने के लिए मिलते हैं यूट्यूब पर, अगर आप डालेंगे तो। साइक्लोन नहीं बोलते, साइक्लोन इसको हम बोलते हैं, हमारी हाइड्रोलॉजी के अंदर इसको साइक्लोन बोलते हैं। उनके यहाँ इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि वो उसको हरिकेन बोलते हैं, वो इसको टॉर्नेडोस बोलते हैं ना, तो अलग अलग रीजन में वो लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। हम इसको साइक्लोन बोलते हैं बेसिकली हमारी लैंग्वेज में, हमारी जो हाइड्रोलॉजी है इंडिया की। तो आईएमडी की जो टर्मिनोलॉजी, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, उसकी जो टर्मिनोलॉजी भी है उसमें हम इसको साइक्लोन बोलते हैं, वो इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो वहां पर आपने वो सर्कुलर मोशन देखा होगा। तो अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है दो एयर मासेस का, और उसकी वजह से वेदर सिस्टम फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और शायद पेपर में उतना ना पूछा जाए। इसके बाद जो आ रहा है, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की, और इंडिया में जितना भी प्रेसिपिटेशन का, फ्रंट के लिए थोड़ा सा रुकिए, मैं फ्रंट अभी बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं इस पर लौट के आऊंगा बेटा, मैं फ्रंट इसको बताऊंगा, है ना। फ्रंट यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या? फ्रंट यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या? ओके, वैसे मैंने फ्रंट यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं फ्रंट, चलो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं थोड़ी देर के बाद उसको अलग से क्लियर करता हूँ स्वाति। फ्रंट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब दो एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, जब दो एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो एयर मासेस एक दूसरे से टकराने के बाद एक पर्टिकुलर इंटरफेस रखते हैं अपने बीच में, है ना। या तो मिक्स हो जाए तो उस प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं नॉन फ्रंटल। दो टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं, एक होता है नॉन फ्रंटल और एक होता है फ्रंटल। फ्रंट क्या होता है? फ्रंट उन दो पर्टिकुलर एयर मासेस के बीच की इंटरफेस होती है, जो उन दोनों को सेपरेट करके रखती है। तो अगर एयर मासेस एक दूसरे से स्ट्राइक करते टाइम पर, अगर दो एयर मासेस एक दूसरे से स्ट्राइक करते टाइम पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन फ्रंटल, क्योंकि वह फ्रंट ट्रेस नहीं होता। और अगर दो एयर मासेस जब एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करने के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक इंटरफेस के साथ। इंटरफेस मतलब उनके बीच में जो एक सरफेस बन रहा है, एक इंटरफेस बन रहा है, उसको बोल रहे हैं उनके बीच का इंटरफेस। तो उस इंटरफेस से अगर वो सेपरेट होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। और जो इंटरफेस उनके बीच में बनती है, जो उनको सेपरेट करके रखती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। उस इंटरफेस को बोलेंगे फ्रंट, है ना। तो फ्रंट बेसिकली दो एयर मासेस की स्ट्राइक के टाइम पर उनके बीच की इंटरफेस होती है। योर आंसर, है ना। सी, अगला जो टाइप का प्रेसिपिटेशन है वो थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इसी टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, दैट इज ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। एज यू कैन सी इन द फिगर, जो क्लाउड था वो आगे चल रहा था, और वो जो पर्टिकुलर क्लाउड था वो आगे चलता चला जा रहा था, और आगे चलते 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 वो पर्टिकुलर क्लाउड एक पर्टिकुलर नेचुरल बैरियर से टकरा गया। नेचुरल बैरियर का मतलब क्या? एक माउंटेन या फिर एक क्लाउड, वॉट, उस एक पर्टिकुलर नेचुरल माउंटेन या उस नेचुरल बैरियर के साथ वो पर्टिकुलर क्लाउड टकरा गया, और उस क्लाउड के वहां पर टकराने की वजह से, उस क्लाउड के वहां पर टकराने की वजह से क्या हुआ? उस क्लाउड की कूलिंग स्टार्ट हुई, और उस क्लाउड की कूलिंग स्टार्ट होने की वजह से वो क्लाउड धीरे 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 कंडेंस हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर नेचुरल बैरियर है, और वार्म मॉइस्ट विंड लिखा हुआ है। देखिए उसके अंदर वार्म मॉइस्ट विंड लिखा हुआ है। वार्म मॉइस्ट विंड क्या है? ये सी से उठा हुआ क्लाउड है ना। मेरी बात समझ पा रही है आप लोगों को? ये सी से उठा हुआ क्लाउड है, और ये पर्टिकुलर क्लाउड जैसे 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 इस पर्टिकुलर हिल के या माउंटेन के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे 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 वो क्या कर रहा है, वैसे 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 वो क्या कर रहा है बेटा, वो ठंडा होता जा रहा है, अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करता जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? और टेम्परेचर अगर उसका कम होता जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी कूलिंग होती जा रही है,
और अगर उसकी कूलिंग एक पर्टिकुलर इस तरीके के रेंज में पहुंच रही है जहां पर के जाके उसका कंडेंसेशन हो जाए, उसका टेम्परेचर इतना लो हो जाए कि उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ना इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का जो सबसे बड़ा रीजन होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हिमालय, है ना, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हिमालय। हिमालय क्या करता है, हमारे यहाँ से जितना भी एयर मास बनता है, चाहे वो अरेबियन सी से बने या फिर वो बे ऑफ बंगाल से बने, तो वहां से बनने वाला जो पूरा का पूरा एयर मास है, वो पूरा का पूरा एयर मास हिमालय से टकरा के प्रेसिपिटेट होता है, हिमालय के साथ साथ ऊपर उठता है, स्नोफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, या फिर उससे टकरा के वापस आता है और उसके बाद वो प्रेसिपिटेट होता है। क्लियर और नॉट? तो उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन की, इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैंने इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आपको ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको उससे रिलेटेड पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ अगला जो टॉपिक हमें लेना है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, है ना। अब हम इंडिया के अंदर आते हैं। इंडिया का वाटर ईयर क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? व्हाट इज द वाटर ईयर ऑफ इंडिया? चैट में लिख के बताएंगे जल्दी से, व्हाट इज द वाटर ईयर ऑफ इंडिया। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इंडिया का वाटर ईयर कब से कब तक चलता है। इंडिया का जो वाटर ईयर है वो कब से कब तक चलता है, कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? ओके, मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है बेटा जून टू मई। ठीक है, करेक्ट आंसर है। एक आंसर एकदम सही है, दैट इज जून टू मई, है ना। इंडिया का जो वाटर ईयर है वो जून में स्टार्ट होता है और मई में आगे खत्म हो जाता है। अरे यार, ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग गलत बता रहे हो। हे भगवान, मतलब अब क्या किया जाए। आपको वाटर ईयर दिख रहा है, देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा है आपको कि वाटर ईयर कब स्टार्ट होता है। वाटर ईयर स्टार्ट होता है जून में, और वो जून में स्टार्ट होकर वाटर ईयर कब तक चलता है? वाटर ईयर चलता है मई तक। देखिए, उस वाटर ईयर को हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है। उस पर्टिकुलर वाटर ईयर को हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है, और उसको हमने चार मानसून का नाम दिया हुआ है। सी, उसको हमने चार मानसून का नाम दिया हुआ है। जो पहला मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून है, उसको समर मानसून भी बोलते हैं। समर मानसून इसलिए बोलते हैं कि वहां पर जो वाटर वेपर होता है वो वाटर वेपर समर के सीजन में उठता है। वो जो वाटर वेपर होता है वो समर के सीजन में उठता है। क्लियर और नॉट? जून से अभी जो चल रहा है ना टाइम, ये टाइम साउथ वेस्ट मानसून का चल रहा है। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट में अभी बारिश होती है। तो जो मेन हमारे यहाँ सीजन है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि साउथ वेस्ट से वो पूरे के पूरे वेपर उठ के आते हैं। इसका क्लियर और नॉट? और जून से लेकर सितंबर तक प्रेसिपिटेशन होता है, समर मानसून। उसके बाद आता है ट्रांजिशन वन। ट्रांजिशन वन मतलब मानसून के बाद की जो थोड़ी बहुत बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन वन, पोस्ट मानसून। उसके बाद आता है विंटर सीजन, विंटर मानसून बोलते हैं उसको, है ना। विंटर मानसून होता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक बेटा। कब तक? दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक, विंटर के सीजन में। हेल यहीं पर होता है दोस्तों, हेल यहीं पर होता है। उसके बाद होता है ट्रांजिशन टू। ट्रांजिशन टू का मतलब होता है प्री मानसून। यहाँ पर पीएम गलती से लिख गया बेटा, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं। इसको बोलते हैं प्री मानसून, ठीक है। इसको मैं सही कर रहा हूँ, मैंने गलती से लिख दिया। उसके बाद होता है ट्रांजिशन टू। ट्रांजिशन टू का मतलब होता है प्री मानसून, मार्च से लेकर मई तक। मतलब गर्मियों में अगर कभी कभार कुछ बारिश हो जाती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री मानसून। क्लियर नो? तो मानसून के ये टोटल चार सीजन होते हैं, जिन चार सीजन में मानसून जनरली आता है। क्लियर नो? अभी हमें मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लैपटॉप थोड़ा मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज होना एकदम बंद हो गया। मैंने बीच में इसको चेक भी किया था, तो मेरा लैपटॉप थोड़ा सा बंद होने वाला है। मैं इसको अभी क्लास के बाद देखूंगा। तो आज का लेक्चर मैं थोड़ा सा यहीं पर खत्म करूंगा। एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उसको प्लग किया हुआ है, अलग सॉकेट भी बदल के देख लिया, लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा। तो जल्दी से आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लो। हम लोग रिमेनिंग क्लास कल स्टार्ट करते हैं 8:30 बजे। अगर आपके डाउट्स हैं तो थोड़ा जल्दी से पूछ लें मुझसे डाउट्स, क्योंकि मैक्सिमम 10 मिनट्स में मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा।
अगर किसी चीज को आप रिपीट करवाना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट है तो उसे आप प्लीज थोड़ा सा जल्दी पूछ लीजिए मुझसे। साइक्लोन वाला सर एक बार फिर, ओके ठीक है आदित्य, एक बार फिर चलते हैं साइक्लोन के ऊपर। देखो साइक्लोन क्या होता है बेसिकली, अगर वार्म एयर कहीं पर कोल्ड एयर से टकराती है और उनकी डायरेक्शन अगर अलग अलग होती है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, क्योंकि वार्म एयर नीचे से आती है, जो अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर है ना वो वहां से उठ के ऊपर आती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ रही होती है, तो उनकी डायरेक्शन हमेशा अलग होती है। बिल्कुल बेटा बताता हूँ, ऑरोग्राफिक भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं साइक्लोनिक बताता हूँ पहले बच्चे को। तो अगर इनकी डायरेक्शन अलग अलग है तो एक दूसरे पे जब स्ट्राइक करती हैं तो जो ठंडी एयर मास है ना वो जो गर्म एयर मास है वो ठंडी एयर मास के अंदर घुसना चाहती है। यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि जो गर्म एयर मास है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना चाहती है। जो ठंडी एयर मास है उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो वहां पर घुस के वो अपनी एनर्जी उसको देना चाहती है। तो क्या होता है, उसके पीछे पीछे भागने लगती है, और जैसे जैसे अपने प्रेशर को रिलीज करती जाती है, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से वो कहाँ उठती जाती है, ऊपर उठती जाती है एकदम, है ना, क्योंकि आसपास के लिए ठंडा हो गया, वो गर्म हो गई तो ऊपर उठती जाएगी, है ना। और ऊपर उठते 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 वो क्या होगी, धीरे 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 कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी, अगर आप ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन की ऊपर बात करते हो तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है नवनीत, अगर बीच में कोई एक हिल आ जाती है तो उस हिल से स्ट्राइक करके जो मेरा क्लाउड है, वो क्लाउड एक पर्टिकुलर ऊपर हाइट तक पहुंचता है, और अगर वो इतनी हाइट पर पहुंच जाता है, अगर वो इतनी हाइट तक रेस हो जाता है कि उस पर्टिकुलर हाइट पर जाकर के उसका कंडेंसेशन हो जाए, उसका टेम्परेचर एकदम से लो हो जाए, और टेम्परेचर लो होने की वजह से वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखो हमेशा याद रखो, कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर का लो होना जरूरी होता है, क्योंकि देखो एवापोरेशन के लिए टेम्परेचर हाई होना जरूरी होता है। हालांकि ये चीज पूरी प्रेशर का डिफरेंस होती है, लेकिन मोटी मोटी बात ये याद रखो कि एवापोरेशन होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा होना जरूरी होता है, और अगर हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी होता है, क्लियर हो ना। तो अभी जब टेम्परेचर कम मैं करूंगा तो मेरा जो वेपर होगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर में कन्वर्ट होकर वो नीचे आ जाएगा, क्लियर हो नॉट। ठीक, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से विंटर सीजन में रेन फॉल कैसे होती है। आसिफ मुझे आपका क्वेश्चन एकदम उतना क्लियर नहीं है, आप क्या पूछ रहे हो, बागई से मुझे क्लियर नहीं हो रहा, VAGAI आपने क्या लिखा हुआ है ना। आप मुझे थोड़ा सा अपना जो आपका FM, मतलब आपका जो हाइड्रोलॉजी का ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा आसिफ। मुझे क्लियर नहीं हो रहा है एकदम, या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको वहां पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। अगला वाटर बजट वाला न्यूमेरिकल, तो मैं जल्दी से उस न्यूमेरिकल को आपको दिखा देता हूँ, वाटर बजट वाले न्यूमेरिकल को। ये मेरा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल के अंदर मुझे रन ऑफ, रेनफॉल और लॉसेस, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना था। तो जो मेरा प्रेसिपिटेशन होगा वो मेरा रन ऑफ और लॉसेस के बराबर रहेगा। जितना भी प्रेसिपिटेशन मेरा नीचे आएगा वो प्रेसिपिटेशन या तो मेरा रन ऑफ के फॉर्म में जाएगा, या फिर वो लॉस, लॉस के अंदर सब कुछ आ गया, एवापोरेशन भी आ गया, इनफिल्ट्रेशन भी आ गया, ट्रांसपिरेशन भी आ गया, और भी कुछ होता है तो वो सब कुछ आ गया। इसका क्लियर हो नॉट। तो वो जो पूरा का पूरा लॉस होगा, उस लॉस को अगर मैं रन ऑफ के संग जोड़ता हूं तो प्रेसिपिटेशन के बराबर होना चाहिए, वाटर वेट इक्वेशन के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है ना। जितनी भी इनकमिंग आई वो इनकमिंग या तो रन ऑफ में जानी चाहिए या फिर लॉसेस में जानी चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है मुझसे, रन ऑफ पूछ रहा है। तो रन ऑफ के लिए मुझे क्या करना है, प्रेसिपिटेशन माइनस लॉस कर देना है। तो मैंने प्रेसिपिटेशन का वॉल्यूम निकाल लिया डेप्थ इनटू एरिया से, और उसके बाद मैंने क्या निकाल लिया, रन ऑफ का वॉल्यूम निकाल लिया। मुझे डिस्चार्ज की रेट दी हुई थी और टाइम दिया हुआ था, तो डिस्चार्ज की रेट इनटू टाइम मैंने जैसे ही किया तो मुझे रन ऑफ का वॉल्यूम मिल गया, और रन ऑफ का वॉल्यूम निकाल करके, मैंने आंसर कोट कर दिया। फाइनली मुझे रन ऑफ रेनफॉल का रेशो भी पूछना था, तो रन ऑफ मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी अभी रेनफॉल आप ऊपर निकाल चुके हो, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल कर दीजिए। ठीक है, और किसी को डाउट है क्या।
आशीष, मैं जितना समझ पा रहा हूँ ना आपका क्वेश्चन, शायद आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हो। तो पहली बात तो है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ नहीं होता। जो यूक्रेन का रीजन है ना, या फिर यूरोप का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पर अगर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, तो उन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से वहां पर रेनफॉल होता है। तो उसका जो फिनोमिना है जनरली उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। लेकिन आप एकदम, आपका क्वेश्चन क्या है मुझे क्लियर नहीं हो रहा। अगर आप एक बार और उस चीज को क्लियर करेंगे ना, तो फिर मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा। रितिका, रितिका, स्नोफॉल क्या होता है? स्नोफॉल का मतलब होता है कि वेपर फ्रीज हो जाता है ना। जो वाटर वेपर होता है, वो वाटर वेपर सीधे सीधे, मतलब जो हमारा क्लाउड है, उस क्लाउड को कंडेंस होने का टाइम नहीं मिल पाता। वो क्लाउड हिल के ऊपर पहुंचता है, और हिल के ऊपर टेम्परेचर सडनली डाउन होता है। इतनी तेजी से टेम्परेचर डाउन होता है कि उस क्लाउड को फ्रीज होने का टाइम मिलता। उसके पहले क्या हो गई, उस पर्टिकुलर क्लाउड को कंडेंस होने का टाइम मिलता। कंडेंस होने के पहले क्या हो गई, उस क्लाउड की फ्रीजिंग हो गई। अब क्लाउड के अंदर जो वाटर था वो गैस के फॉर्म में था, वाटर वेपर्स के फॉर्म में था, और वो वेपर्स के फॉर्म में फ्रीज हो गया। दैट्स व्हाई वो क्या बन गया, स्नो बन गया। तो बेसिकली स्नो क्या होती है रितिका? स्नो का मतलब होता है फ्रीज्ड फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, और आइस क्या होती है, फ्रीज्ड फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो अगर वेपर सीधे फ्रीज होती है तो वो आइस स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए भी ये हिल स्टेशन पे होता है, क्योंकि हिल पर टेम्परेचर एकदम से कम होता है, क्लाउड वहां पहुंचा और उसको कंडेंस होने का टाइम भी नहीं मिला, टेम्परेचर सडनली फॉल किया, और जो मेरा स्नो था वो सीधे सीधे फ्रीज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, स्नो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? सर ट्रांजिशन 2 के आगे मेजर प्रिसिपिटेशन लिखा है साइड में, देख लेते हैं जल्दी से। नहीं, वो मेजर प्रिसिपिटेशन नहीं है, वो असल में लाइन गलती से कॉपी हो गई है ना। उसमें ये लिखा हुआ है द चीफ प्रिसिपिटेशन सीजन इज द साउथ वेस्ट मानसून, है ना। वो कंप्लीट लाइन असल में इसके साथ वाली लाइन नहीं है ना, वो इसके पहले की लाइन है। इसके बाद में एक लाइन और थी, वो पूरी यहाँ पर कॉपी नहीं हो पाई है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा प्रिसिपिटेशन होता है वो साउथ वेस्ट मानसून में होता है इंडिया के अंदर, है ना। केवल इतने सा था। कितना होता है मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। 75% ऑफ द टोटल रेनफॉल, 75% ऑफ द total rainfall in India is received during what? South west monsoon। ठीक है बच्चों, अभी समझ में आता है क्लियरली? ये 75% वाला टर्म याद रखना सब लोग बहुत अच्छे से।